So students, morning again. Today we are going to start with the next topic of first chapter of statistics, which is functions or importance of statistics. So as we have already studied that statistics is a universal science, it is used in all the fields. So today we will be discussing the various points of importance of statistics. We can also call it functions of statistics. What does the science of statistics do for us? Right. So first we can say statistics gives us the quantitative expression of economic problems. स्टैटिस्टिक्स की जो साइंस है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई करती है. क्वांटिफाई करने का मतलब उनको एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देती है जिससे ये प्रॉब्लम्स का magnitude means size, whether the problem is quite large, it is huge, or it is just a small problem before us. ठीक है, उसके बारे में हमें इससे पता चल जाता है. सो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब जैसे आज आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता चलता है इस स्टेट में कोविड केसेस कितने हैं, ठीक है, कितने पॉजिटिव आए, कितने रिकवर हो गए और कितनी डेथ्स हो गई. ठीक है, जैसे अगर आप इसको कंपेयर, आज आप कहते हो कि जो सेकंड वेव है दिस इज मोर डेंजरस. हाउ यू कैन से दैट? बिकॉज यू हैव क्वांटिफाइड, यू हैव डेटा टू सपोर्ट दिस. अगर आप जनवरी 2020 में देखो तो केसेस ऑल ओवर इंडिया 20 थे, आज 2 लाख हैं ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफिकेशन, जब हम किसी भी इकोनॉमिक problem could be unemployment, it could be poverty. Both these chapters you have studied in your 9th and 10th standard. Unemployment and poverty. So both of these are economic problems. In which state the problem of poverty is more severe, the problem of unemployment is more severe. Okay, so how can we come to know about it? By giving it a quantitative expression. ठीक है, सो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं बेटे उनका टास्क यही होता है कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड को जानना. what needs to be done if the problem is quite severe or the problem is moderate, this we come to know only when we give a quantitative expression to it. So who gives the quantitative expression? The science of statistics. ठीक है, कहाँ पर हमें लॉकडाउन ज्यादा लगा? आप देखो लुधियाना में लॉकडाउन लग गया, क्यों? क्योंकि वहां पर केसेस ज्यादा हैं. केसेस मतलब हमें नंबर ऑफ केसेस से हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कर दिया. अगर हम वेग टर्म्स में चलते रहे कि भी इस इधर आज अगर हमें नंबर्स नहीं मालूम तो दैट विल बी रियली वेग इंफॉर्मेशन. हम नहीं बता सकते कि कौन सी सिटी में या कौन सी स्टेट में लॉकडाउन की जरूरत है, किस सिटी में कर्फ्यू रिलैक्स करने की जरूरत है, किस सिटी में एकदम से हमें सब कुछ बंद कर देने की जरूरत है. राइट, सो स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस or function of statistics. It gives quantitative expression to the economic problems. Next bit है, statistics facilitates comparison. Facilitates का मतलब होता है it makes possible. ये comparison को possible करता है. comparison जब हम करते हैं, बिना comparison के भी हम कई बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज है, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है. तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि कंपैरिजन फैसिलिटेट करती है. नाउ कंपैरिजन आर ऑफ 2 टाइप्स. वन, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, you can write it down along with me. Intertemporal comparison, and second one is intersectoral comparison. Now what is intertemporal comparison? Here temp word
is derived from time. So when we compare the data over a period of time, right now I told you कि जनवरी में let's say जलंधर में इतने केसेस थे, फरवरी में इतने हो गए, मार्च में इतने हो गए, अप्रैल में शूट डाउन टू दिस, मई में अभी तक के केसेस इतने हैं. ठीक है, सो वी कैन मेक कंपैरिजन फ्रॉम हियर. वी कैन सी कि हमारे जो जो कोविड केसेस है दे आर ऑन द सर्ज, दे आर राइजिंग. ठीक है, तो ये हमें कंपैरिजन हमने किया है. दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन, we are doing the comparison of number of cases in Jalandhar with that of Jalandhar over a period of time. This is intertemporal comparison, right? जैसे आपको अगर इंडिया की पॉपुलेशन, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, पॉवर्टी रेशो पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं. लेट्स से दिस इज पॉवर्टी रेशो. इंडिया में 2001 में पॉवर्टी रेशो वाज 30%. In 2002 it declined to 29, then to 27, then say it rose to 26. So we can see the state of poverty ratio in India over a period of time. This is known as intertemporal comparison. Now comparisons can be made. Another type of comparisons which can be made, these are intersectoral comparison. इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन क्या होते हैं बेटे? जब एक ही टाइम पे हम एक ही टाइम का डेटा कंपेयर करते हैं, बट विद दैट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल. लेट्स से व्हेन वी कंपेयर द डेटा ऑफ जलंधर इन जनवरी विद दैट ऑफ लुधियाना इन जनवरी ओनली. यहाँ आप आज की न्यूज़पेपर देखिए, उसमें देखिए आज की डेट, टुडे इज May 10. तो आज नंबर ऑफ केसेस जलंधर में कितने हैं, लुधियाना में कितने हैं? दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन. ठीक है, व्हेन डेटा इज कंपेयर्ड एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम बट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन. राइट, बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं बेटे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पंजाब में कितनी हुई, हरियाणा में कितनी हुई इन द सेम ईयर. पॉपुलेशन रूरल एरिया में कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. comparisons are very very useful to draw conclusions and to know about the different policies to be made in future. Right, moving on further. Next function of statistics. Statistics works out cause and effect relationship. So cause and effect relationship का मतलब क्या है बेटे? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. There are so many variables which we are interested to know. For example, inflation. Anyone knows what is inflation? Raise your hand if you know what is inflation. Anyone having any vague idea about it? Okay, let me see who have raised hands. Okay, Gurkirat. Decreasing purchasing power of money. Yes. Decreasing purchasing power of money. So inflation is basically a rise in the general price level, continuous rise in the general price level of the in the economy, right? Now if you want to control inflation, गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या है. ठीक है, सो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अटेम्प्ट आर डन to know about the cause and effect relationship between different variables.
हमने डिफरेंट वेरिएबल स्टडी किए और फिर हमने देखा कि मनी सप्लाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का अप्लाई करके वी केम टू नो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, यानी अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिराइव कर लिया, नाउ व्हाट वी कैन डू इज इफ वी वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वी कैन स्केल डाउन आवर मनी सप्लाई। ठीक है, सो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट या कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट बेटे? नेक्स्ट बेटे, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरी होती क्या है? सो बेटे कोई भी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, कोई भी दो सेट्स ऑफ डेटा है, इट कुड बी यू कैन टेक से प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सो दीज आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो इनके बीच में हमने जो रिलेशनशिप डिराइव करनी है ताकि हम कोई एक सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक थ्योरीज। वी फाइंड आउट established statistical relationship between different sets of statistical data to offer certain conclusions of economic significance. So some of you might be aware कि इकोनॉमिक में एक थ्योरी है, लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइसेस कम होते जाते हैं उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और वाइस वर्सा, as the price of the commodity rises its demand goes on falling. So this established relationship is given the name of law of demand. Now it is offering you a very significant conclusion that if you want to increase the demand of any commodity you should reduce its price. So ये जो हम थ्योरेटिकल रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बिना हम ये मॉडल्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर बेटे? क्लियर? शैल आई मूव ऑन फर्दर? नेक्स्ट इज बेटे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। नाउ फोरकास्टिंग से अगर मैं आपको पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोरकास्टिंग, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ फोरकास्टिंग? Okay, Samriddhi is telling me it is prediction. Harshika also saying prediction. Okay, so बेटे forecasting का मतलब ये नहीं कि हमने astrological prediction करनी है। Statistics economic forecasting करता है। Forecasting का मतलब ये होता है previous data के basis पर, previous data को देख के future के बारे में predict करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू इन योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं तो कभी आपने सुना होगा ये कहते कि शेयर के प्राइसेस और डाउन जाएंगे, गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, राइट? इस तरह की बातें होती हैं। सो बेटे ये जो चीजें हैं ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, या सेकेंड वेव आने वाली है या थर्ड वेव विल बी मोर डेंजरस। इट्स नॉट एन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, इट इज ऑल बेस्ड ऑन डेटा। स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट करता है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पर देख के हम फ्यूचर के बारे में उसकी फ्यूचर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो विदाउट स्टैटिस्टिक्स वी कैनॉट फोरकास्ट दी थिंग, एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज, बिलीव मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस वर्ल्ड।
Just like I told you, if anyone wants to invest money in the shares, he has to do the forecasting. He has to know little bit about what would be there in the future. अगर आपको कोई भी particular share के बारे में knowledge लेनी है, किसी particular share में invest करना है, you have to forecast its value in future. ठीक है, अगर उसका जो ट्रेंड है, जैसे आपने पीछे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक बिजनेस जो है उसके प्रॉफिट 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख रह गए, तो हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसके प्रॉफिट्स और कम होने वाले हैं. ठीक है, तो दिस इज another function of statistics we just discussed about, economic forecasting. Now let's study the last one. This is formulation of economic policy. So beta, there are many economic policies which our government needs to formulate. It has to make the decision regarding taxation, tax policy बनानी होती है, monetary policy होती है government की, export import policy होती है. ठीक है, आपको पता होगा जैसे हर ईयर गवर्नमेंट 1 फरवरी को बजट अनाउंस करती है. बजट जो होती है वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी. सो उसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि कितना टैक्स इसको लगाना चाहिए. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लेती है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में एक्सचेंज रेट के बारे में, या कितना एक्सपोर्ट्स करना है, कितना इंपोर्ट करना है. ऑल दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर चॉक्ड आउट बाय द गवर्नमेंट. नाउ हाउ डज गवर्नमेंट चॉक्स आउट डिफरेंट पॉलिसीज? बेटे थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन the ministers they get, जैसे कि let us say टैक्सेशन की बात है. ठीक है, तो हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए इस फिस्कल ईयर में, तो वो उसके लिए क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करता है. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से वो फीडबैक लेता है कि लोगों की टैक्स पेबल कैपेसिटी पिछले साल बढ़ी है या कम हुई है. तो अगर स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स ये बताते हैं कि लोगों की टैक्सेशन कैपेसिटी पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है, तो ही में इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन यू पीपल. ऑन दी अदर हैंड, अगर उसको लगता है कि कोविड के करके लोगों की टैक्सेशन कैपेसिटी में कुछ कमी आई है, तो ही में डिक्रीज दी टैक्स रेट्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, और ही में इवन डिक्रीज दी रेट ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, सो इस तरह की हर पॉलिसी बनाने में हमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Anyone having any doubt, you can ask.